नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार प्रदेश इस समय जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विरोधी टेम्पलेट है उसकी योजना में शामिल हो गया है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं वहाँ, जिस तरह का उन बयानों का समर्थन हो रहा है, उससे आप निश्चित तौर पर जान लीजिए कि ये उसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। उसके अलग अलग जगहों पर कारण अलग अलग हैं। जो लोग शामिल हो रहे हैं वो अपने अपने कारणों से हो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर लक्ष्य वही है। बिहार के शिक्षा मंत्री बोल रहे थे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में, दीक्षांत समारोह में, और वहां क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि जैसे मनुस्मृति को जला दिया गया वैसे ही रामचरितमानस को जला देना चाहिए। उनकी नज़र में मनुस्मृति, उसके बाद रामचरितमानस, और फिर जो है गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट्स, ये जो है समाज में विभेद पैदा करने वाले, सामाजिक समरसता को तोड़ने वाले, और जाने क्या क्या, ये सब 400 साल हो गए गोस्वामी तुलसीदास का निधन हुए। तो बिहार के शिक्षा मंत्री को आज याद आया कि रामचरितमानस जो है वो छोटी जातियों या जिनको वो छोटी जाति कह रहे हैं, जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, उनके खिलाफ है। अब आप देखिए उसका समर्थन कौन कर रहा है? आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जो समाजवादियों ने राह दिखाई है वो उसी पर चल रहे हैं और हम कमंडलवादियों के सामने झुकेंगे नहीं। समाजवादियों ने कौन सी राह दिखाई है? समाजवादियों के सबसे बड़े नेता इस देश में राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुए, जो रामायण मेले का आयोजन कराते थे। उन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पथभ्रष्ट चेले वो रामायण को, रामचरितमानस को जलाने की बात कर रहे हैं। ये किसी और देश में किसी और धर्म ग्रंथ को लेकर, किसी और मजहब के ग्रंथ को लेकर बात होती, अकल्पनीय बात होती, लेकिन भारत में ये सब कुछ चल सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के मानने वाले बहुत ही सहिष्णु लोग हैं। उनको गाली दीजिए, उनके खिलाफ बोलिए, उनके देवी देवताओं के नंगे चित्र बनाइए, उनके बारे में अश्लील बातें कहिए, सब माफ है। यही चंद्रशेखर और यही जगदानंद सिंह जरा एक बार किसी दूसरे मजहब के बारे में छोटी सी टिप्पणी करके दिखाएं, तो छोटी सी टिप्पणी के बाद उनका कोई विरोध नहीं करेगा। वो जीवित रहेंगे कि नहीं ये गारंटी उनकी सरकार भी नहीं ले सकती। तो इसलिए नहीं बोलेंगे, इसलिए हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। साहस है वहां जहां लोग कुछ बोलते नहीं। लोगों की इस चुप्पी को, लोगों के इस व्यवहार को उनकी कमजोरी, हिंदुओं की कमजोरी समझ लिया जाता है। ये कमजोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, ये रिएक्ट नहीं करते, ये कुछ बोलते नहीं है, कोई विरोध नहीं करते, इनके खिलाफ कुछ भी बोलिए। उसी का फायदा उठा रहे हैं चंद्रशेखर और जगदानंद सिंह जैसे लोग। और उनका समर्थन कौन कर रहे हैं? मूक समर्थन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, दोनों की ओर से कोई बयान नहीं आया। और नीतीश कुमार तो आजकल एक नया उनका स्टाइल आ गया है। उनके प्रदेश में, प्रदेश की राजधानी में लाठीचार्ज होता है और 2 दिन बाद उनसे पूछा जाता है तो कहाँ? अच्छा, हमको तो नहीं पता। तो जिस मुख्यमंत्री का ये हाल हो तो उस मुख्यमंत्री के बारे में सोचिए, उसके राज्य के बारे में सोचिए कि क्या हाल होगा। समस्या क्या है इस टेम्पलेट में? इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विरोधी टेम्पलेट में बिहार क्यों शामिल हुआ? कई कारण है उसके। एक, 32 साल का राज, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार को मिलाकर, और उसमें जीतन राम मांझी का 1.5 साल का भी कार्यकाल जोड़ लीजिए, 32 साल के राज शासन के बाद भी कोई उपलब्धि नहीं है, एक उपलब्धि नहीं है बताने के लिए जिसके आधार पर वोट मांग सके, कह सकें कि हमने ये किया। और ये सब सामाजिक न्याय के अपने को पुरोधा मानते हैं। इनको लगता है कि भारत में सामाजिक न्याय अगर आया तो इनकी वजह से आया, वरना जो है वो रुका रहता, मनुस्मृति में ही फंसा रहता। सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण जिसको देते हैं, जिसके नेतृत्व को देते हैं कर्पूरी ठाकुर, पूर्व समाजवादी नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने 1978, आज से 44 साल पहले
सामाजिक न्याय के लिए पिछड़ों में अति पिछड़ों को आरक्षण देने की व्यवस्था लागू की थी, जो खत्म हो गई उनके सत्ता से बाहर जाने के बाद। और उनके चेले 32 साल तक राज करते रहे बिहार में, उस व्यवस्था को लागू नहीं कर पाए। तो फिर सवाल यह है कि आज क्यों याद आई अति पिछड़ों की? क्योंकि जमीन खिसक रही है। जमीन खिसकने का डर बढ़ता जा रहा है। सत्ता चली जाएगी। सत्ता टिकी है अति पिछड़ों के वोट पर, और अति पिछड़ों का वोट लेकर सत्ता में आए। मंडल का जो नारा था, मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद सामाजिक न्याय का, उसमें अति पिछड़ों को कहीं भागीदारी नहीं मिली, न सत्ता में, न संगठन में, न और कहीं। तो अब लग रहा है कि अब समय आ गया है, अति पिछड़ों में जागरूकता बढ़ रही है। वो अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। समस्या इसलिए जाति की गिनती शुरू हुई, और बहाना ये कि नहीं, हम उनके आर्थिक जो बैकग्राउंड है, उनका आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसका भी अध्ययन करा रहे हैं। सवाल यह है कि उसके लिए जाति गिनने की क्या जरूरत है? आपके प्रदेश में, आपके प्रदेश के इस जिले में, इस गांव में, इस तालुके में, इस ब्लॉक में कितने लोग हैं जिनकी आमदनी इतने हजार से नीचे है? कितने लोग हैं जिनकी शिक्षा इतने से कम है? ये पता लगाने के लिए उनकी जाति जानने की जरूरत क्यों है? तो ये बहाना है, और गिनना जाति भी नहीं है। इनको मालूम है कि जाति गिनने का नतीजा क्या होगा। मैं ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए जो है उस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा। समस्या ये है कि कोई मुद्दा नहीं है, तो जो मुद्दे उठ रहे हैं, जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उनको भटकाना है, उनको दूसरी ओर ले जाना है। इसलिए जो है जाति का मुद्दा ले आए, अब कमंडल का मुद्दा ला रहे हैं। लग रहा है कि जाति की गिनती से भी वो माहौल बना ही नहीं। लग रहा था कि तूफान आएगा, उफान होगा, लोगों की भावनाएं जो है भड़केंगी, समर्थन में सरकार के आएंगे। ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जाति की गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ भी ऐसा होता नहीं। वो मामला कोर्ट में भी जा चुका है। तो ये सब देखते, अगर रुक गया तो क्या होगा? अदालत ने रोक दिया इस गिनती को तो क्या होगा? और गिनती में जो उम्मीद कर रहे हैं उसके विपरीत आंकड़े आए तो क्या होगा? तो उसकी तैयारी चल रही है। तो उसकी तैयारी ये है कि हिंदुओं पर हमला करो, हिंदू धर्म पर हमला करो। सबसे सुरक्षित है हमला ये ऐसा हमला है जिसका कोई प्रतिरोध नहीं होता, जिसका कोई जवाब नहीं आता, जहां से कोई रिटेलिएट नहीं करता, जहां से कोई सर तन से जुदा का नारा नहीं देता। तो इसलिए हिंदू धर्म पर आक्रमण करो, इसको मुद्दा बनाओ। रामचरितमानस में क्या लिखा है, ये 400-450 साल बाद अगर याद आ रहा है तो समझिए कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है निश्चित रूप से। और उसके अलावा आप देखिए कि बिहार में 32 साल के शासन के बाद, समाजवादियों के, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के शासन के बाद भी रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, अर्थव्यवस्था का मामला हो, आर्थिक विकास का मामला हो, औद्योगिक विकास का मामला हो, सब मोर्चों पर यह सरकार फेल है। 32 साल से फेल हो रही है। आपने सुना है किसी छात्र के बारे में कि 32 साल से फेल होता रहे और लगातार जो है वो अगली कक्षा में जाता रहे? ये बिहार में हो रहा है। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था का यही दर्पण है। अब ताजा समस्या क्या है उनके सामने? नौकरी। तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कहा और घूम घूम कर इसका प्रचार किया, और एक ही मुद्दा बनाया कि रोजगार देंगे। कितने? 10 लाख रोजगार देंगे सत्ता में आने के बाद, और 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। रोजगार की भी बात नहीं की, सरकारी नौकरी की बात की। अब सवाल यह है कि सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, या सरकारी छोड़िए निजी क्षेत्र में भी कैसे मिलेगी, जब उद्योग धंधे लगेंगे ही नहीं, कोई आर्थिक गतिविधि होगी ही नहीं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी। कोई उद्योग खुलेगा नहीं, कल कारखाना लगेगा नहीं, तो रोजगार आएगा कहां से, नौकरी आएगी कहां से? तो सरकार में भर्ती करने की भी एक सीमा है। उसके बाद तो और मुश्किल है कि उनको तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे। अभी भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति प्रदेश की। तो इसलिए अब उस मुद्दे से जान कैसे छुड़ाएं,
कैसे भागे वहां से? और नौकरी देने की मेरा तो मानना है कि न तो इनकी हैसियत है और न नीयत है। हैसियत इसलिए कह रहा हूं कि वही जो अभी बात कही कि कोई आर्थिक विकास की गतिविधि हो ही नहीं रही है। आप 32 साल से औद्योगिक विकास रोके हुए हैं बिहार का। 32 साल से आपने जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ताकत है बिहार की, कृषि, उस क्षेत्र में भी कुछ नहीं किया। कि उसी के विकास में कुछ किया होता, लोगों को रोजगार मिलता, उसमें भी कुछ नहीं किया। सब राम भरोसे चल रहा है, जैसे चल रहा है चल रहा है। अगर ये चल रहा है तो इन लोगों के बावजूद चल रहा है। और दूसरा, नियत इसलिए नहीं है कि डर है कि नौकरी मिली, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, पढ़ लिख जाएंगे, ज्यादा पढ़ जाएंगे तो फिर ये खैनी पर चर्चा तो नहीं होगी, उस संस्कृति को तो नहीं अपनाएंगे, तो उनकी संस्कृति अलग हो जाएगी, तो निम्न मध्य वर्ग तैयार होगा, मध्य वर्ग तैयार होगा, उसका जो वर्ल्ड व्यू होगा वो अलग होगा। वो देश दुनिया को देखकर फैसले करेगा। वो बिहार को पीछे ले जाने वालों के साथ क्यों खड़ा होगा? वो बिहार में जंगल राज लाने वालों और उसको चलाने वाले और उसको स्थायी बनाने वालों के साथ क्यों खड़ा होगा? तो डर वो है, इसलिए नियत नहीं है, करना ही नहीं है। वरना 32 साल और अभी जो मुख्यमंत्री हैं 17 साल, 17 साल में आप तुलना कीजिए। आप देखिए कि बगल के उड़ीसा में नवीन पटनायक ने क्या किया। इससे समझ में आ जाएगा कि सरकार कैसे चलानी चाहिए और सरकार कैसे नहीं चलानी चाहिए। बिहार उसका उदाहरण है कि कैसे सरकार नहीं चलनी चाहिए। तो बिहार में हिंदुओं के विरोध में शासन चल रहा है। ये शासन सामाजिक विभेद पैदा करने वाला है। ये शासन आर्थिक पिछड़ेपन को स्थायी करने वाला है। ये शासन बिहार से पलायन को बढ़ाने वाला और उसको स्थायी करने वाला है। बिहार के विकास, बिहार की बेहतरी, इन सब बातों के लिए कोई समय नहीं है शासन के पास। नौकरी मांगने वालों पर लाठीचार्ज होता है और प्रदेश का मुख्यमंत्री पूछता है कहां? अच्छा, ऐसा हुआ क्या? तो नौकरी मांगोगे तो लाठी मिलेगी, और हम नौकरी का वादा करें तो हमको वोट दो। ये सिद्धांत है सरकार का। ये जो हिंदू धर्म पर आक्रमण शुरू हुआ है, ये नौकरी वालों के कोप से बचने के लिए है कि हिंदू धर्म पर आक्रमण करो, लोग जाति की बात करें। अच्छा, हिंदू धर्म जो है वो कुछ जातियों के खिलाफ है, इस रूप में पेश करो, ये लड़ाई शुरू हो। लोग भूल जाएं कि नौकरी चाहिए उनको, लोग भूल जाएं कि उनको शिक्षा नहीं मिल रही उनके बच्चों को, या उनको लोग भूल जाएं कि जो है स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल रही है, बिजली पानी नहीं मिल रहा है। लोग भूल जाएं कि कानून व्यवस्था की हालत खराब है, जंगल राज है। ये सब भूल जाएं, इसके लिए ये तमाशा शुरू हुआ है। और ये चलेगा 2024 और उसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव तक। इसको अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार का मतदाता। अगर वो अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा तो इसका जवाब देगा। हिंदू धर्म के खिलाफ इतने बड़े बड़े अभियान और इतना जो है विरोध और दमन करने वाले आए चले गए 1000 साल तक। हिंदू धर्म आज भी वहीं पर है, सनातन धर्म आज भी जिंदा है। तो ऐसे छुटभइयों के बोलने से हिंदू धर्म पर असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है, ये उनकी कुटिल योजना को बताता है। तो इससे सावधान रहने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री के बयान पर कवि कुमार विश्वास ने कहा कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी नीतीश कुमार को कि इनको हमारे जो है हम जो आजकल राम कथा कर रहे हैं उसमें भेज दीजिए, मैं इनको सिखाऊंगा। अरे वो सीखे पढ़े हुए हैं भाई, उनको सीखने की जरूरत नहीं है। वो जानबूझकर कर रहे हैं, उनका मकसद अलग है। उनको रामचरित नहीं जानना है, उनको गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, उनको हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। तो इसलिए उनके चक्कर में न पड़िए। लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देने का एक ही तरीका है, और वो है मतदान। डेमोक्रेसी में संविधान ने हमको आपको सबसे बड़ा अधिकार दिया है। हर ऐसे हमले का जवाब मतदान से ही दिया जाना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे
किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।